खेल के मैदान से राजनीति के मैदान तक हर जगह राठौड़ साहब ने, राज्यवर्धन राठौड़, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अपना परचम लहराया है, न सिर्फ अपना बल्कि हिंदुस्तान का। और शुरुआत में वहीं से करना चाहूँगा क्योंकि फौजी से खिलाड़ी बने और खिलाड़ी से अब खेल मामलों के मंत्री बने। कर्नल साहब, सबसे पहले तो बधाई खेलो इंडिया कैंपेन के लिए। बहुत बड़े स्तर पर स्कूल के खेलों को हम सब ने राष्ट्रीय टीवी के जरिए देखा, समझा और जाना कि स्कूल का टैलेंट भी इतना कमाल का है। जब तक हम सिर्फ क्रिकेट में देखते थे वो हमको कबड्डी में दिखाई दे रहा था, हमको वॉलीबॉल में दिखाई दे रहा था और भी तमाम स्पोर्ट्स। आइडिया प्राइम मिनिस्टर का था, आपने मुझे पिछली बार बातचीत में बताया था। इसको इतना बड़ा लेवल पे लेके जाना, इसको इतना बड़ा पॉपुलराइज कर देना और घर घर तक जाने की कोशिश शायद आपके जरिए पूरी हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, व्हाट नेक्स्ट नाउ? हर शुरुआत एक सपने से होती है और नौजवान सपने अक्सर देखते हैं या तो हीरो बनने के लिए, वो चाहे फिल्मों द्वारा हो या स्पोर्ट्स द्वारा। और हीरो सबसे पहले वो बनते हैं अपने क्लासरूम में, उसके बाद स्कूल में, और फिर उससे बड़ा कोई मंच उनको मिलता नहीं है खेलों के लिए। अब हर व्यक्ति सीधे ओलंपिक्स के लिए सपना क्यों देखे जब उसको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो। अच्छा, एनुअल स्पोर्ट्स डे हर साल होता है, आप सभी जाते होंगे, आप सब जाते होंगे और अपने बच्चों को देखते होंगे अच्छा करते हुए। अच्छा, जो अच्छा करते हैं वो उसके बाद कहाँ जाते हैं, उसके अगला कोई लेवल नहीं होता। हालांकि जो अच्छा खिलाड़ी है उसको आगे ऊपर जाना चाहिए। नेशनल चैंपियनशिप स्कूल्स की हर साल होती है, लेकिन कौन देखता है? और जहां पर कोई देखता नहीं है वहां हीरो नहीं बनते। हम ये चाहते थे कि एक ऐसा मंच अपने नौजवानों को दें कि हर बच्चा अब ये सपना देखे कि मैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में राष्ट्र के पर्दे के ऊपर हीरो बनना चाहता हूं। और जब वो सपना देखेंगे और उस समय मेहनत करेंगे और हम उनको वो प्लेटफॉर्म देंगे एक ऐसे कंपटीशन का जो कॉमनवेल्थ गेम्स के बराबर हो या एशियन गेम्स के बराबर हो। यकीन मानिए, जब मैं टेलीविजन पे देख रहा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इंडिया के 17 साल से कम उम्र वाले बच्चों का मुकाबला है। वो ऐसा ही लग रहा था कि कोई इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा है। और जब ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो अपने आप हुनर भी आएगा। एंड कर्नल साहब, ऑडियंस में एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को। अभी जब हम वेटिंग लाउंज में थे और वहाँ से यहाँ आ रहे थे तो रणवीर सिंह जो यहाँ से गए और राज्यवर्धन राठौड़ साहब की मुलाकात हुई और वहाँ पर रणवीर सिंह ने कहा कि आपने खेलो इंडिया कैंपेन के लिए मुझे याद नहीं किया। तो ये पॉपुलैरिटी है खेलो इंडिया की और इसकी मेरे ख्याल से ज़ोरदार तालियां बजाकर स्वागत करना चाहिए खेल मंत्री का और उनकी इस विजन का। मैं अब ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये जो टैलेंट जो स्कूलों में है, जो छोटे छोटे गाँवों में है, जो आगे नहीं आ पाता है, इनको किसी तरह का इनकरेजमेंट के लिए फाइनेंशियल एड देने की इस बात भी है, आगे जाकर उनको सपोर्ट कर सकें? क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ के बच्चे खेलना चाहते हैं पर वो बिहार के छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक या बम्बई तक नहीं पहुंच पाते। उनको कैसे आप मदद करेंगे? ये अक्सर एक समस्या आती है कि जिसमें पोटेंशियल होता है उसको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, और स्पॉन्सर्स हमेशा यही चाहते हैं कि आप पहले से ही चमक रहे हों तो हमारा जो पैसा लगेगा उसका हमारा पूरा पैसा वसूल होगा। तो अब सबसे पहली बार हो रहा है ये कि हम जो ये अंडर 17 का मुकाबला है और इससे भी कम जो उम्र के बच्चे होंगे उनको हम 1000 बच्चों को चुनेंगे एक साल में और उनको 5 लाख रुपए देंगे। हर बच्चे को 5 लाख, 8 साल तक लगातार 5 लाख रुपए देते रहेंगे। दिस विल बी देयर फर्स्ट स्पॉन्सरशिप। अभी हमने जो 17 ईयर्स का जो कंपटीशन हुआ था वहां पर हमने चयन करा है, लेकिन अब उससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अगले 3 या 4 महीने में हम ढूंढ मचाने वाले हैं 8 साल से 12 साल के बच्चों की, और वहां से जो चुने जाएंगे तो हम CBSE से पार्टनरशिप करेंगे, केंद्रीय विद्यालय हैं और जितने भी स्कूलों की जो संगठन है उनसे पार्टनरशिप करेंगे और उनको वो हम फॉर्मेट देंगे कि किस तरह से उनको सिलेक्शन करना है।
तो मान लीजिए करीब 20 लाख बच्चों का चयन होगा, उसके बाद सेकेंड फेज में 10,000 का होगा, फिर 5,000 का होगा। उन 5,000 बच्चों का हम डीएनए टेस्टिंग तक करेंगे, हर सैंपल लेंगे उनका, उससे फिर 500 बच्चों पर जाएंगे और उन 500 बच्चों को हम फिर 5 लाख रुपए देंगे, ताकि 8 साल की उम्र में जब वो 5 लाख रुपए मिलना शुरू होंगे तब असली चैंपियंस निकल कर आएंगे, जब वो 18 साल तक पहुंचेंगे। और ये सब इसी साल शुरू होगा। बहुत बढ़िया, मैं इसके लिए, इस विजन के लिए बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी, क्योंकि जो चीज़ सोचते हैं वो ज़मीन पे उतरनी भी चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है। चुनावी साल में हम लोग आ चुके हैं और रह कर, क्योंकि अपने जो टॉपिक जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं राठौर साहब, द बिग लीप अप एंड अहेड, हम लोग बिग लीप की बात कर रहे हैं। राइजिंग इंडिया के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने अपना विजन बताया, अपना प्लान बताया। पिछले 24 घंटे से ज़्यादा वक्त से ये हमारा समिट चल रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको एक कोई बड़ी चुनौती दिखाई देती है अगले चुनावों में आपकी सरकार के लिए, तो वो क्या है? मीडिया। मीडिया क्यों? मीडिया को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए? मैनेज करने की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब मैनेज है। मीडिया शुड नेवर बी मैनेज्ड। इज मीडिया अवेलेबल फॉर मैनेजमेंट? नॉट एट ऑल। सो व्हाई शुड बी? मीडिया से भी डरते क्यों हैं? देखिए, आजकल क्या है कि नेगेटिव की स्पीड बहुत तेज होती है, और नेगेटिव क्या वाकई में नेगेटिव है उसको ढूंढने के लिए भी कोई कोशिश नहीं करता। एक खबर चलती है, कहीं ब्रेकिंग न्यूज होती है, तो सबके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि हम भी तुरंत कोई न्यूज ब्रेक करें। प्रगति हो रही है और ये सब जानते हैं कि अभी तक जितनी भी सरकारें थी उससे ज्यादा मेहनती, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा सच्ची सरकार है। मंत्रियों में से किसी की जिस तरह से पहले छुट्टियों पे जाते थे या उनके पर्सनल उनके काम होते थे, यहां कुछ भी नहीं है। गर्मियां जब आती हैं, अक्सर मुझे याद है जब मैं खेलों में था तो उस समय सरकार खाली हो जाती थी गर्मियों की छुट्टी में, हर व्यक्ति लंदन होता था। यहां पर हम, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आती है सरकार की, तो हम अलग अलग गांवों के अंदर होते हैं और रीजनल जो मीडिया है उससे बातचीत कर रहे होते हैं। तो बेशक बहुत मेहनत से काम हो रहा है। दिशा जो हमने ली है, ये भी सब जानते हैं कि दिशा बिल्कुल सही है। अब उस दिशा में कठिनाइयां जरूर हैं, बदलाव तुरंत नहीं हो सकते। ये कुछ चुनौतियां हैं भारत को आगे ले जाने के लिए। लेकिन किस तरह से एक माहौल ऐसा बने जिसके अंदर न केवल सरकार काम कर रही हो बल्कि हर व्यक्ति उस काम में जुड़े, यहां पर जरूरत हो जाती है कि एक वातावरण ऐसा बने जिसके अंदर जो दूध का दूध और पानी का पानी हो, यानी सच्चाई बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लोगों को पेश करी जाए। आप तो सूचना प्रसारण के राज्य मंत्री भी हैं और आप ही मीडिया के बारे में ऐसी बात करेंगे कर्नल साहब, तो हम लोगों का क्या होगा? लेकिन मैं आपसे इसलिए सवाल और जानना चाह रहा था, 4 साल का वक्त बीत गया है, हम अब रिवर्स काउंटडाउन में है सरकार। अगले साल इस वक्त में कैंपेनिंग शबाब पर होगी और चुनाव चल रहा होगा इन्हीं महीनों में, मार्च अप्रैल के महीनों में 2019 में। इन 4 सालों में विपक्ष जो कह रहा था उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। आज आपके अपने सहयोगी आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक आपका सबसे भरोसेमंद सहयोगी 24 घंटे पहले एनडीए छोड़कर चला गया, टीडीपी। शिवसेना कह चुका है कि हम आपके साथ 19 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जीतन राम मांझी छोड़कर यूपीए के अंदर शामिल भी हो गए, सोनिया गांधी के डिनर भी पहुंच गए। तो कहां अच्छा चल रहा है? कैसे आप इसको अच्छा कह सकते हैं? नहीं, देखिए, इसको आप एक अलग तरह से इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो काम सही होते हैं, जो काम सही दिशा में होते हैं, वो अलग होते हैं। और दिक्कत की बात यह है कि हर चीज को राजनीति से जब देखा जाए तो उसका रंग और रूप अलग हो जाता है। तो जो विकास हो रहा है उसको अगर आप राजनीतिक एंगल से देखेंगे तो उसके अंदर कई अलग मायने आ जाते हैं। क्या मुझे सब कुछ मिला या नहीं मिला? क्या मेरे प्रचार के अंदर क्या जनता ये देख रही है कि आई हैव बीन एबल टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम फॉर माय रीजन? सो रीजन स्पेसिफिक अगर भारत सोचने लगेगा या कास्ट स्पेसिफिक अगर भारत सोचने लगेगा तो वो भारत की सबसे बड़ी कमी होगी। और ये अभी तक है। One of the biggest weaknesses of our country is the caste system in our country, and the fact that we gain political mileage out of the caste system. तो ये जितने भी जो आपने मुझे उदाहरण दिए हैं, ये सभी
उस पॉलिटिकल आईने से आज की प्रगति को या आज के डेवलपमेंट को देख रहे हैं और उसमें खामियां निकाल रहे हैं ताकि उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। I have a counter on this. रीजनल पार्टीज के एस्पिरेशन रीजनल होते हैं, वो अपने अपने रीजन में एक्सेल करना चाहते हैं, चाहे वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसे लोगों को बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी फिर क्यों अपनी बैसाखी बनाकर सत्ता तक आती है? क्यों टीडीपी का साथ चाहिए? क्यों शिवसेना का साथ चाहिए? अगर आपको पता है कि इनके रीजनल एस्पिरेशंस हैं और नेशंस के विकास में ये कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं, फिर बीजेपी को इसकी बैसाखी की जरूरत क्यों है? हमको तो सबका साथ चाहिए। फिर तो आप भी दो बातें कर रहे हैं, आप उनको मना भी कर रहे हैं, उनका साथ भी ले रहे हैं। देखिए, ये देश ऐसे नहीं चल सकता। जब इतना बड़ा परिवार होता है, इतना बड़ा देश होता है, तो वो किसी को आइसोलेट करके आगे नहीं बढ़ सकता। यू हैव टू टेक एवरीवन अलोंग। और चाहे वो कितनी भी गालियां दें, वो कुछ भी बोलें, स्टेट क्राफ्ट is in the fact that the Prime Minister can still carry on looking straight ahead with a smiling face that what we are doing is absolutely correct. और आप अपनी regional aspirations की वजह से सवाल जवाब कर रहे हैं, but you also know that the fact is that we are moving in the right direction. क्या वो ब्लैकमेल ज्यादा हो रहा है? पॉलिटिकल ब्लैकमेल करते हैं अपने फायदे के लिए इस तरह की छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों को? देखिए, वो क्या उसको शब्द देना है, वो मुझे लगता है मुझसे बेहतर। मैंने दिया है शब्द, आप उस शब्द को एंडोर्स करेंगे? ब्लैकमेल। मैं उसका जवाब यही दे रहा हूं कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यू डोंट हैव टू टेक माय क्लियरेंस फॉर दिस वर्ड, इट्स अप टू यू टू यूज एनी वर्ड। डू यू थिंक चंद्रबाबू नायडू इसीलिए ये काम भी कर रहे हैं आर्म ट्विस्टिंग का? वो पहले भी इस तरह की बात करते रहे। अब मैं स्पेसिफिकली नाम लेकर उनके बारे में पूछ रहा हूं, ये जानते हुए कि वो एनडीए के वाजपेयी साहब भी पार्टनर थे और अब मोदी साहब के साथ भी पार्टनर है। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बाहर से कोई कुछ भी बोले और जो भी एक पब्लिक स्टांस ले, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन इंटरनली वो भी जानते हैं कि 2019 जब नजदीक आएगा और जब वो चुनाव का वक्त आएगा, तो एक ये भारतीय जनता पार्टी ही है अभी आज के समय जो उस ऑब्स्टिकल को पार कर सकती है और उस घोड़े पे सवार होना ही पड़ेगा सबको। और शायद यही बीजेपी की खासियत है कि पता है कि शिवसेना कांग्रेस के साथ तो हाथ मिलाएगी नहीं, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ तो जाएंगे नहीं, जिनको जाना था मांझी वो चले गए। इसीलिए आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, आपके दो अलायंस पार्टनर आपसे नाराज हैं और आप सुकून से मुस्कुरा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, लेकिन इसके बाद आपके विरोधियों ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही एग्रेसिव रूप अपनाया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी स्प्रेड्स एंगर एंड हेट्रेड, नफरत की राजनीति करते हैं आप लोग। They're all punching in the air. You know, when a boxer can't reach the opponent, he does shadow practice and he punches the air. This is what is Congress doing right now. आपको लगता नहीं है कि इन विरोधियों, आपके सहयोगियों की वजह से विरोधियों को जान मिल गई है, हिम्मत मिल गई है आप पे इस तरह के अटैक करने की? क्योंकि टीडीपी के नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे अब ममता बनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवार सब सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मंडे को आ जाएगा। चिंता हमें जरूर होती अगर हमें संकोच होता अपने कदम पर, अपने रास्ते पर, अपने लक्ष्य पर। हम बिल्कुल अपने लक्ष्य पे बिल्कुल एकाग्र हैं एंड वी नो व्हाट वी आर एमिंग फॉर एंड देयरफॉर हमें किसी की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वेरी फ्यू गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव बीन ऑफ सच वेरी क्लियर मैंडेट एंड अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव। आई थिंक ये तो खासियत है आज भारत की कि इतने क्लियर लक्ष्य की तरफ भारत चल सकता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो सेल थ्रू कर लेंगे, दिक्कत तो नहीं होगी मंडे को? जो बात टीडीपी कह रही है कि मंडे को लेकर आएंगे। इज दैट इवन अ इंटेलिजेंट क्वेश्चन? आपको लगता है कि अगर टीडीपी चली गई ऑपोजिशन में बैठने के लिए तो एम्बैरेसमेंट नहीं होगा आपके लिए? आपका सबसे पुराना सहयोगी। देखिए, आई थिंक आई वांट दिस इज एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। I see my friends there. When if TDP goes and sits on the other side, I see my friends there. I laugh at them, I joke with them. I know that they eventually will be sitting here. It's a political posture. इकोनॉमी को लेकर बहुत बात हो रही है। अब मैं उस टॉपिक को जरूर टच करना चाहूँगा क्योंकि आपके पास INB का चार्ज भी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं।
हिंदुस्तान में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक सेशन चल रहा था, मेरी कलीग शिरीन उसको कंडक्ट कर रही थी, रुचिर शर्मा बैठे थे, उन्होंने कहा कि करीब 23,000 मिलेनियर्स ने 2014 के बाद से हिंदुस्तान को छोड़ दिया है, वो हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चले गए हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जिस गति से और जिस विजन से काम हो रहा है वो शायद ही आज तक हुआ है। देयर इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंट्री। वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कई साल पहले यूरोपियन नेशंस के पास में थी और उन्होंने उसका फायदा उठाया। आज हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि लार्जेस्ट वर्कफोर्स हमारे पास है। उस लार्जेस्ट वर्कफोर्स का और जो पूरे दुनिया के अंदर जो धीमापन आया है इकोनॉमी में, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन का हम लाभ किस तरह से उठा सकते हैं, इस पूरे के ऊपर कई स्कीम्स जो सरकार की हैं उस पे कॉम्बिनेशन पे काम हो रहा है। सबसे पहले इस लार्ज वर्कफोर्स को स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय काम कर रहा है। दूसरा, इस वर्कफोर्स को अगर कुछ करना है तो उसको रिसोर्सेज की जरूरत होती है, फाइनेंसेस की जरूरत होती है। मुद्रा योजना के तहत इस पे बड़ी मात्रा में काम हो रहा है। देयर इज अ सर्टेन सेगमेंट विद इन आवर कंट्री जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST के लिए अलग स्टैंड अप इंडिया की स्कीम शुरू करी हुई है। फाइनली, जितना पैसा भारत के अंदर है उस पैसे से भी अधिक पैसा हमें चाहिए, तो हमें विदेशों से पैसा लाना है। अगर विदेशों से पैसा लाना है तो हमें एक ऐसा माहौल दिखाना है पूरे भारत के अंदर कि एक दृढ़ निश्चय वाली सरकार है, एक स्टेबल सरकार है, रेड टेपिज्म खत्म है और ये सरकार लगातार इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम कर रही है। इसलिए सरकार जो अपनी पॉलिसीज है बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर रही है, ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर काम कर रही है। हर महीने 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी खुद ये बैठक लेते हैं हर मंत्रालय से कि आपने अपने मंत्रालय में ईज ऑफ बिजनेस के लिए क्या काम करा, और हमें दिखाना पड़ता है कि हर 2 महीने के अंदर कि हम कितने आगे बढ़े हैं। इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा जा रहा है, लाखों रुपए लग रहे हैं सड़कें बनने के लिए। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स राइट नाउ। देयर इज this whole atmosphere is being created so that foreign companies start investing into India with the belief that this is the place which is going to grow the next. So foreign direct investment सबसे ज्यादा आज हमारे भारत में हो रहा है। ये सारा का सारा किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमसे मिस नहीं हो और इसको हम फायदा उठाएं। लेकिन मिस्टर मिनिस्टर, कर्नल साहब, आपके ओपोनेंट कह रहे हैं कि नौकरियां क्रिएट नहीं हो रही हैं। आपके ओपोनेंट कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, कि बहुत बुरी स्थिति में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चली गई है। आपके विरोधी तो यहाँ तक कह रहे हैं, और जो टीडीपी ने भी कहा, आपके सहयोगी होने के साथ साथ शिवसेना ने भी कहा कि इस सरकार को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए, अपना अप्रोच बदलना चाहिए। आपको लगता है? अब देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना और जहां तक तरीका बदलने वाली बात है तो वो क्या चाहते हैं कि जिस तरह से आज तक कांग्रेस काम करती थी हम वही तरीका अपना लें? राजनीति बदल गई है भारत की राजनीति बदल गई है। इट विल नेवर गो बैक टू व्हाट इट वाज बिफोर। ईच मिनिस्टर, देयर इज अ प्रेशर ऑन ईच मिनिस्टर, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, द वे वी लिव, there is a change, right, and this change is for good of the country. ये वापस नहीं जाने वाला। आखिरी सवाल, और बिल्कुल इस सब टॉपिक से अलग हटके, कितना वक्त मिलता है अब आपको अपना गेम्स खेलने में? शूटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? और अगर कुछ खेलते हैं तो क्या खेलते हैं? देखिए, आज सुबह मैं नेशनल स्टेडियम गया था ट्रेनिंग देखने के लिए। वहां पे क्रिकेट की थोड़ी प्रैक्टिस हो रही थी तो 2-3 बल्ले मैंने भी हिला लिए उसके बाद से आइस में यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, और मेरी बीवी मेरे पे हंस रही है कि और जाओ तुम खेलने के लिए अभी। तो लाइफ इज नॉट द सेम राइट नाउ। माई माइंड इज स्टिल यंग बट माई बॉडी इज नॉट सो यंग, सो इट्स टफ नाउ, बट आई डोंट प्रैक्टिस माई सेल्फ ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर मिनिस्टर, कर्नल साहब।